हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 92 के बारे में बात करने वाले हैं। और उत्तराखंड की ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक 91 पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और काफ़ी डिटेल्स में दोस्तों हमें 91 पार्ट्स में उत्तराखंड का 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के 91 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। आपके आगामी सभी उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर पटवारी लेखपाल वीडियो सहित 854 पदों और कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम आपका 31 तारीख को होना है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आज की सीरीज में हम उत्तराखंड के 80 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन यूके ट्रिपल या यूके पीएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो आप लोग इसे एज ए टेस्ट सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। 80 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं और 80 क्वेश्चन में से आपको फिर अपना स्कोर भी बताना है कि आपका कितना स्कोर रह रहा है 80 में से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस टेस्ट को ऑफिशियली ऑनलाइन मोड में लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड टॉपिक वाइज टेस्ट वाली। तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में उत्तराखंड के ही ओनली टेस्टेस हैं और वहां पर आपको 15 से 20 टेस्टेस दोस्तों उत्तराखंड के फ्री मिल जाते हैं। तो ये उत्तराखंड के फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट आप वहां पे भी लगा सकते हैं। ओल्ड इज गोल्ड सीरीज जो है वहां पे, उसमें आपको सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं वो मिल जाते हैं और काफी सारे टेस्टेस उसमें फ्री भी हैं। तो आप वो फ्री वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप पेड वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। और भी कई सारे टेस्टेस वहां पे अवेलेबल हैं। तो आप स्टोर में जाके वहां पे कंटेंट में जाइएगा, फिर नीचे फ्री कंटेंट में जाइएगा, वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और फास्ट फॉरवर्ड मोड में हमने क्वेश्चंस करने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है वैशाखी पूर्णिमा को, चैत्र मास की संक्रांति को, माघ माह की पंचमी को, माघ माह की संस्कृति को। तो फूलदेई त्योहार चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है, इसी कारण इसे फूल संक्रांत नाम से भी जाना जाता है। फूलदेई, फुलारी आदि नामों से भी फूलदेई त्योहार को मनाया जाता है। चैत्र मास की संक्रांति को हमारा फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों नरेंद्र नगर में हुई थी, लेकिन अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और स्थापना नरेंद्र नगर में हुई थी इसकी, कब? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ? देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। नेहरू माउंटेनिंग संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी हरिद्वार में स्थित है, हिमालय ड्रग्स कंपनी नैनीताल में स्थित है, या फिर योग विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। सही विकल्प है दोस्तों आपका क्या? NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान या माउंटेनिंग संस्थान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1965 को। ठीक है। नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान नैनीताल में स्थित है। IMF इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। वहीं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी हरिद्वार में स्थित ना होकर कहाँ पे स्थित है? मसूरी देहरादून में स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहाँ पे डायरेक्टली नोट करने हैं। और योग विश्वविद्यालय हमारा हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का देहरादून, मसूरी, काशीपुर, हल्द्वानी या नैनीताल। तो उत्तराखंड राज्य का जो मुक्त विश्वविद्यालय है दोस्तों वह कहाँ पे? हल्द्वानी में स्थित है। UOU उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब होती है? 2005 में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और ये कहाँ पर स्थित है? इसका मतलब मुख्यालय तो हल्द्वानी में स्थित है, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में। और इसकी स्थापना भी कहाँ पे हुई थी? हल्द्वानी में ही हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में साउथ एशियन खेल में गोल्ड मेडल जीता था? सुरेंद्र भंडारी, प्रवीण रावत, मनीष सनवाल या फिर अशोक कुमार। तो इसमें से दोस्तों प्रवीण रावत जी के द्वारा ताइक्वांडो में साउथ एशियन खेल्स में गोल्ड मेडल जीता गया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो प्रवीण रावत है इनका संबंध किस खेल से है? तो ये ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या मिला है? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, दीप जोशी या फिर घनानंद पांडे। तो इसमें से चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंडी प्रसाद भट्ट जी उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1982 में एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 1982 में। और पद्म भूषण से इन्हें सन 2005 में सम्मानित किया गया था। 1986 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। क्या? चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हरिद्वार, देहरादून, देवप्रयाग या फिर कोडियाला। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों रिवर राफ्टिंग के लिए इसमें से हमारा कोडियाला नामक स्थान प्रसिद्ध माना जाता है। क्या? कोडियाला नामक स्थान। अगला प्रश्न है कि औली जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है राफ्टिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, स्कीइंग के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो औली है दोस्तों वह
मुख्यतः हमारा क्यों फेमस है? स्कीइंग के लिए फेमस माना जाता है इसको, ओली को, इसके लिए, स्कीइंग के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी घराट और सांड पानी से संबंधित है, ओखली और मुसल अनाज से संबंधित है, कोल्हू बैल तेल से संबंधित है। तो कौन सा सत्य है पूछा गया, तो इसमें दोस्तों सभी सत्य हैं, क्योंकि पानी, घराट सांड के बारे में पानी से संबंध पढ़ा होगा आपने। अनाज, ओखली और मुसल, वो अनाज को ओखली में डाल के पीसा जाता है, ठीक है, पानी को घराट में डाला जाता है, तेल को कोल्हू में डाल के निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सभी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोक सेवा आयोग की तरह यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति दोस्तों क्या है? थारू है। और दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी है। सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? राजी है, और जनजाति का दर्जा 1967 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जौनसारी नृत्य नहीं है? रासों, झुमेलो, बराड़ी या फिर ठुमकिया? तो इसमें से दोस्तों झुमेलो जो है आपका वह जौनसारी नृत्य नहीं है। झुमेलो क्या है? जौनसारी नृत्य नहीं है, जबकि रासो, बराड़ी और ठुमकिया हमारे जौनसारी नृत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल कहाँ पाए जाते हैं? झीलों पर, तालाबों पर, चट्टानों पर या फिर नदी के किनारों पर? तो उत्तराखंड में जो ब्रह्मकमल पाए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका चट्टानों पर आपका यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, चट्टानों पर आपके ब्रह्मकमल पाए जाते हैं। और सर्वाधिक जो ब्रह्मकमल उत्तराखंड में कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित हुए थे, इसमें से कौन हुए थे? गोविंद बल्लभ पंत जी, मुकुंदी लाल जी, त्रिपन सिंह नेगी जी या फिर अतुल चंद्र तिवारी जी? बहुत सरल प्रश्न है। इसमें से गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उत्तराखंड से प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे। 1957 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भूमि बंदोबस्त का संबंध है किससे? कृषि, आवास और लगान से, भूमि बनावट, भूमि प्रकार क्षेत्र से, नदी पर्वतों और तालाबों से, सरकारी स्तर पर जमीन की पैमाइश से? तो भूमि बंदोबस्त का संबंध होता है दोस्तों क्या? सरकारी स्तर पर भूमि पैमाइश या फिर जमीन की पैमाइश से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, देहरादून में स्थित हमारा क्या? जॉलीग्रांट हवाई अड्डा, जो कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जॉलीग्रांट हवाई अड्डा। उत्तराखंड में कितने हवाई अड्डे हैं? 5 है दोस्तों। एक है जॉलीग्रांट हवाई अड्डा, कहाँ? देहरादून में स्थित है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में स्थित है। फूलबाग हवाई अड्डा हमारा पंतनगर में स्थित है, उधमसिंह नगर जनपद में। गौचर हवाई अड्डा चमोली में स्थित है। और नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो बहुत सरल सा प्रश्न है दोस्तों, नैनीताल में हमारा उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। और 9 नवंबर सन 2000 को देश के 20वें न्यायालय के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? नैनीताल में। और उत्तराखंड में स्थित जो उच्च न्यायालय का भवन है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया था? सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, डील, हिंदुस्तान मशीन टूल्स या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड? तो कोटद्वार जो कि कहां पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है दोस्तों क्या? कोटद्वार, जहां पे हमारा क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी स्थित है। क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी कहां? कोटद्वार में स्थित है। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पे स्थित है? रानीबाग, हल्द्वानी, नैनीताल जनपद में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ये हमारी हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दयारा क्या है? पर्वत है, नदी है, बुग्याल है या फिर झील है? तो दयारा क्या है दोस्तों? हमारा दयारा बुग्याल है। दयारा क्या है? बुग्याल है। और ये दयारा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित हमारा क्या? दयारा बुग्याल। वेदिनी बुग्याल कहाँ है? जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल या फिर सबसे इंपोर्टेंट बुग्याल माना जाता है, वह चमोली जनपद में हमारा स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक बुग्याल कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों? तो चमोली में सबसे ज्यादा बुग्याल है, लेकिन बुग्यालों का प्रलयन स्थल किसको माना जाता है? तो वह उत्तरकाशी को माना जाता है। डोडीताल उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल या फिर पौड़ी गढ़वाल? तो डोडीताल उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इसी डोडीताल से हमारा अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है। क्या? अस्सी गंगा नदी का उद्गम तो उत्तरकाशी स्थित डोडीताल से ही होता है। मैंने उत्तरकाशी जनपद में जो तालों को ट्रिक करने, याद करने की ट्रिक भी बताई थी दोस्तों आपको, क्या? केदारनाथ, डोडी काड़ा, फांच, इस टाइप से एक ट्रिक बताई थी। तो वो ट्रिक आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपदों के मध्य में स्थित है। कहाँ के, मतलब किसके मध्य में स्थित है? तो 2 जनपद हैं दोस्तों, कौन सा? पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद के मध्य में हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में होती है हैली नेशनल पार्क के नाम से। उसके बाद में 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाता है। 1957 में दोस्तों फिर से इसका नाम हमारा क्या? प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया जाता है। और अभी हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा हुआ होगा कि जो ये जिम कॉर्बेट पार्क है, इसका नाम दोबारा से रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात चल रही है। तो कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये प्रश्न था, एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही ये प्रश्न पूछा गया था कि कितनी ऊंचाई है। तो वैसे तो मीटर में याद करे रखते हैं ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर है। और चमोली जनपद में कामेट पर्वत स्थित है। उत्तराखंड का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कामेट पर्वत है। लेकिन फिट में यहाँ पर उसकी ऊंचाई पूछ दी थी, तो फिट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25,413 फीट, 25,413
413 फीट आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है इसमें से? सेना मेडल, परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस सम्मान या फिर शौर्य चक्र सम्मान? तो दरबान सिंह नेगी जी विक्टोरिया क्रॉस सम्मान प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे। कौन? दरबान सिंह नेगी। इनका संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और 1914 में इन्हें ब्रिटिश के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसको दरबान सिंह नेगी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? गौरा पंत शिवानी था। क्या? गौरा पंत शिवानी पद्मश्री इनका, मतलब जो हमारा गौरा पंत है इनका नाम था क्या? गौरा पंत शिवानी। ठीक है, याद रखना आपको इनके बारे में। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन जो है उनका मूल प्रदेश कौन सा है? तो आपको बताइए जसपाल राणा का संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ये बनता है कि ये जसपाल राणा किससे संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है, या एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? वो थी दोस्तों कौन? बछेंद्री पाल जी। इन्हें भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तराखंड की महिला कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने में प्रयोग किया जाता है, बुरांस का प्रयोग हृदय की देखभाल में होता है, गिलोय का प्रयोग बुखार कम करने में होता है, या सभी? तो इसमें से सही विकल्प होगा दोस्तों आपका इसमें से सभी। कि ब्राह्मी जो औषधि होती है स्मरण शक्ति और खून साफ करने में, बुरांस का प्रयोग हृदय की देखभाल करने में, और गिलोय का प्रयोग बुखार कम करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन सही जानना है ना, तो आप इससे पुरानी वीडियो देखिएगा, वहां पे मैं ये सब चीजें करा चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 1999। ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में हमारे और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल नाम से। उसके बाद में 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया था। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से पंच केदार नहीं है? केदारनाथ, कल्पेश्वर, गोपेश्वर या फिर रुद्रनाथ? तो इसमें से कौन सा पंच केदार नहीं है? तो इसमें से दोस्तों आपका क्या गोपेश्वर पंच केदारों में नहीं है। ठीक है, गोपेश्वर चमोली जनपद में स्थित है, यह पंच केदार में स्थित नहीं है। जबकि केदारनाथ, कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, मद महेश्वरनाथ और इसी के साथ में कल्पनाथ, शायद कल्पनाथ तो हो गया, केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ, ये 5 हमारे क्या होते हैं? पंच केदार होते हैं। क्या? केदारनाथ, कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और मदमेश्वर नाथ, ये पंच केदारों में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, पाताल भुवनेश्वर कहाँ पे स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा भी कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है और गंगोली हाट के पास में ही स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में भी पाताल भुवनेश्वर नामक गुफा को ही जाना जाता है। नंदा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बहुत सरल सा प्रश्न है, बच्चों वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो नंदा देवी मंदिर हमारा कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव का आयोजन होता है। नैना देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में स्थित है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जो ये परिषद नहीं होगा, प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? ठीक है, ऋषिकेश में लगता है, हरिद्वार में लगता है, देवप्रयाग या टिहरी? तो याद रखना है आपको हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। अभी कुंभ मेला दोस्तों कब लगा है हमारा? अभी 2021 में ही कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कब हुआ था? 2010 में हुआ था। याद रखना है 12 वर्षों बाद होता है, लेकिन इस बार नक्षत्रों की चाल के कारण 11 वर्ष के बाद 2021 में ही इसका आयोजन कर दिया गया है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रश्न आपसे बन सकता है। और अर्ध कुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्षों में होता है और ये भी हरिद्वार में ही होता है। हेमकुंड साहिब कहाँ पे स्थित है? जम्मू, शिमला, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, चमोली में हमारा क्या है? हेमकुंड साहिब स्थित है। ठीक है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के कारण काफी प्रसिद्ध माना जाता है। तो यही हमारा कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, होमकुंड भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। रूपकुंड भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, गणेश प्रयाग नाम से, सुमन सागर नाम से और स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है क्या? टिहरी बांध। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध या भारत के सबसे ऊंचे बांध के रूप में भी इसे जाना जाता है और उत्तराखंड के सबसे बड़े बांध के रूप में भी टिहरी बांध को ही जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहां पर स्थित है या कहां से मिला है? अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी या फिर कालसी? तो अशोक का शिलालेख कौन से स्थान से मिला है दोस्तों? ये मिला है कालसी नामक स्थान से, जो कि देहरादून में स्थित है। कालसी नामक स्थान जहां से अशोक का शिलालेख मिला है। ठीक है, पुलिंद
और अपरांत कहा गया है। यहाँ से रहने वाले लोगों को, पुलिंद और इस क्षेत्र को अपरांत कह के संबोधित किया गया अशोक के कालस्य अभिलेख में। अशोक के कालस्य अभिलेख की भाषा क्या है दोस्तों? प्राकृत भाषा है। क्या? प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है। और लिपि कौन सी आपसे पूछा जाएगा? तो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में हमारा अशोक का शिलालेख ये मिला हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नंदा राज्य यात्रा का प्रकरण क्या है? तो प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में नंदा राज्य यात्रा का आयोजन होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, और करीबन करीब 280 किलोमीटर की हमारी ये यात्रा होती है। और प्रश्न ये पूछा गया कि इसका प्रकरण क्या है? तीर्थ यात्रा, मात्र सदन से ससुराल भ्रमण की तीर्थ यात्रा, ऋतुवादी विधान या फिर रीतिवादी रिवाज। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र सदन से ससुराल भ्रमण की तीर्थ यात्रा के रूप में नंदा राज्यात यात्रा को जाना जाता है। तो नंदा राज्यात यात्रा याद रखना है दोस्तों। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा भी गया है कि 280 किलोमीटर की यात्रा होती है और नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक यह चलती है। ठीक है, होमकुंड से जो हमारा चौसंगिया मेलू खाड़ू होता है इस यात्रा का, वह अकेला फिर हिमालय की ओर को जाता है। ठीक है, और एक दोस्तों होती है हमारी क्या? छोटी नंदाराज यात्रा। छोटी नंदाराज यात्रा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, जबकि जो बड़ी नंदाराज यात्रा होती है यह 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है। उत्तराखंड में पंचप्रयाग है। कौन कौन से पंचप्रयाग हैं दोस्तों? आपको याद होना चाहिए। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, शिवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो इसमें से कौन सा आपका पंचप्रयाग है, यह पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग हमारे पंचप्रयागों में शामिल माने जाते हैं। याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आपको विष्णुप्रयाग को प्रथम प्रयाग के रूप में जाना जाता है, नंदप्रयाग को दूसरे प्रयाग के रूप में जाना जाता है, कर्णप्रयाग को तीसरे प्रयाग के रूप में जाना जाता है, रुद्रप्रयाग को चौथे प्रयाग के रूप में जाना जाता है और देवप्रयाग को पांचवें प्रयाग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डोर थाली वाले यंत्रों का मुख्य उपयोग होता है किसमें? इनमें से किसी में नहीं, सचेत करने में, सूचना देने में या जागर गाथाओं में। तो डोर थाली वाले यंत्रों का उपयोग होता है किसमें? जागर गाथाओं में डोर थाली वाले यंत्रों का प्रयोग होता है। जागर गाथा में डोर थाली। ठीक है, हुड़के का प्रयोग भी। अगला प्रश्न है किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय दिया जाता है? तो बद्यत पांडे, मोहन सिंह, श्रीदेव सुमन या फिर हर्षदेव ओली। तो श्रीदेव सुमन जी को टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है। किसको? श्रीदेव सुमन को। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अल्पना या ऐपण क्या है? लोक चित्रकला है, नाटक है, नृत्य है, उत्सव गीत है। तो अल्पना या ऐपण क्या है? लोक चित्रकला से संबंधित है अल्पना या फिर ऐपण। और ये क्या होते हैं? धरातली चित्र होते हैं और भित्ति मात्रिका चित्र के रूप में भी ऐपण को जाना जाता है, जो कि एक बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है। और ऐपण कला की शुरुआत किसने करी थी? चंदू के समय पे हुई थी। और किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा ऐपण कला की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है सीढ़ीदार खेती का संबंध है पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से या फिर पश्चिम बंगाल से? तो बहुत सरल सा प्रश्न है, उत्तराखंड से हमारा सीढ़ीदार खेती का संबंध है। और ये सभी प्रश्न देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर कभी देखे होंगे तो आपको यहाँ पर 80 में से 80 स्कोर करना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन आप अगर आपको याद है तो लगभग मैं आपको करा चुका हूँ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड रानीबाग में है, बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार में, बिल्कुल सही है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कौन सा कथन हमारा असत्य है? डील हरिद्वार में है, यह हमारा असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है, तो क्योंकि गलत कथन पूछा गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यह प्रश्न दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। आज तक उत्तराखंड के 25 से 30 एग्जाम में डिट्टो यह प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। याद रखना कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.69% है। अगले प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? इतना सरल प्रश्न पहले पूछा जाता था दोस्तों एग्जाम में। तो उत्तराखंड में कुल हमारे 13 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। प्रस्तावित जिले कितने हैं? अभी 4 हैं। अभी आपको हाल ही 1-2 दिन में आप देख रहे होंगे कि डीडी हाट को लेकर काफी चर्चाएं भी चल रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में कहां पे स्थापित हुआ था? तो बताने की जरूरत है नहीं दोस्तों, FRI देहरादून के नाम से इसे वर्तमान में हम जानते हैं। और देहरादून में स्थापित हुआ था भारत का प्रथम वन महाविद्यालय कब? 1878 में। और FRI की एक्चुअलिटी में स्थापना कब मानी जाती है? 1906 में मानी जाती है। और ये FRI के बारे में मैंने एक वन वाला वीडियो दिया हुआ है दोस्तों, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में उसी एक वीडियो से हमारे 6 प्रश्न आए थे, उसी एक वीडियो से 6 प्रश्न आए थे दोनों शिफ्टों में मिला के। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड वनों का इतिहास डालिएगा बाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है, आपको याद होना चाहिए। बाराहोती दर्रा किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी? तो बाराहोती दर्रा दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। क्या? बाराहोती दर्रा कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। और ये दर्रे वाली वीडियो भी दोस्तों मैं आपको बता के दे चुका हूँ, तो वो दर्रे वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, देख लीजिएगा। उसमें मैंने इंपोर्टेंट दर्रे आप लोगों को करवा रखे हैं। और दर्रे से भी दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा बनता ही बनता है, तो आपको ये सभी दर्रे अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, 3-4 बार रिविजन करके चले जाने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में करीबन करीब नॉर्मली भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाएगा कि नीति, माणा, सांगला, चांगला ये क्या है, ये दर्रे हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कुमाऊं केसरी पूछा गया दोस्तों, तो बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। किसे? बद्रीदत्त पांडे जी को, ठीक है। उत्तराखंड का गांधी नाम से किसे? इंद्रमंडी बडौनी जी को जाना जाता है उत्तराखंड का गांधी नाम से, ठीक है। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ था? 1925 में, 1931 में, 1913 में या फिर 1923 में? तो गौरापंत सिवानी का जन्म दोस्तों 1923 में हुआ था। कब? 1923 में। और कहाँ हुआ था? राजकोट, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1923 आंसर हो जाएगा। पिंडर नदी का उद्गम है सतोबंध ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर? तो पिंडर नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? पिंडारी ग्लेशियर से होता है, जो कि कहां स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पिंडारी ग्लेशियर को कहा जाता है, जिसकी खोज मिस्टर मिडेन के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा, काली, यमुना या फिर भिलंगना? तो उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी है। गंगा नदी है रिवर राफ्टिंग। और कहाँ पे रिवर राफ्टिंग सबसे ज्यादा होती है दोस्तों? ये होती है आपका ऋषिकेश में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति हेतु। कौन कौन सी? चक्राता देहरादून वाली और नारंगपत्ता उधम सिंह नगर जनपद वाली। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो खिरसू नामक जो पर्यटक स्थल है दोस्तों, वह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है खिरसू नामक पर्यटक स्थल। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा गया? हमारा केदार खंड के अंतर्गत आता है स्कंद पुराण में क्या? गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन। वहीं कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन किसके अंतर्गत आता है? मानस खंड में आता है कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन, याद रखना आपको, ठीक है। और स्कंद पुराण जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर गबर सिंह, मेजर शैतान सिंह या फिर मेजर सौरभ कालिया? तो उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है। सोमनाथ शर्मा या सोमनाथ शर्मा के नाम पे एक सोमनाथ ग्राउंड कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे आर्मी की भर्ती होती है दोस्तों? रानीखेत में हमारा सोमनाथ ग्राउंड भी स्थित है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है और प्रथम परमवीर चक्र विजेता के नाम से मेजर सोमनाथ शर्मा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसे निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी नाम से जाना जाता है? चक्राता, रानीखेत, नैनीताल या मसूरी? तो पहाड़ों की रानी नाम से दोस्तों किसे? मसूरी को जाना जाता है। किसको? मसूरी को, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है। पहाड़ों का राजा नाम से किसे? चक्राता को पहाड़ों का राजा नाम से जाना जाता है, याद रखना है। मिनी कश्मीर नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है राजनेता के रूप में, इतिहासकार के रूप में, कवि के रूप में या दार्शनिक के रूप में? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके 2 आंसर सही होते हैं, इतिहासकार और कवि, लेकिन आंसर दिया गया था आयोग के द्वारा क्या? इतिहासकार। और फेमस, क्योंकि 4 ऑप्शन में से हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन छानना पड़ता है, तो बेस्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे इतिहासकार ही होगा। तो शिव प्रसाद डबराल जी को किस लिए जाना जाता है? प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी, जो मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में इनके द्वारा ही लिखा गया था। अगला प्रश्न, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है खतलिंग ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर या फिर चौराबाड़ी ग्लेशियर? तो भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? खतलिंग ग्लेशियर से होता है। और ये खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है क्या? खतलिंग ग्लेशियर, जहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सतोपंत ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी, कल ही बता रखा है, कल ही की इससे पहले वाली पोस्ट में पॉइंट ऑफ क्लास में बता रखा है। महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में फूलों की घाटी नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा की गई थी और इन्होंने अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर्स में इस घाटी का वर्णन किया था। इसके साथ कौन थे यहाँ पे? आर एल होल्डवर्थ भी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? चंपावत जनपद में स्थित है। और काली नदी तथा सरयू नदी के संगम पर हमारा पंचेश्वर बांध हमारी क्या है? प्रस्तावित है। और पंचेश्वर बांध बनने के बाद में भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा, ठीक है। और करीबन करीब 5,000 या 6,000 मेगावाट इसकी क्या होगी? जनरेटिंग कैपेसिटी रहने वाली है। तो कहाँ पे? चंपावत जनपद में काली नदी और सरयू नदी के संगम पर। और भारत नेपाल के सहयोग से पंचेश्वर बांध को बनाने की बात चल रही थी, लेकिन पर्यावरण के कारणों से इसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? या वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ
भूविज्ञान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? देहरादून में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी कौन था? तो मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी कौन था? सुलेमान सिको। और श्रीनगर गढ़वाल में किस शासक के दरबार में इसने शरण ली थी? ये भी एक प्रश्न बनता है। पृथ्वीपति शाह के दरबार में इन्होंने शरण ली थी। किसकी? पृथ्वीपति शाह के दरबार में। और कुमाऊं में किस चंद शासक के वहां पे शरण लेने के लिए पहुंचा था? बहार बहादुर चंद के शासनकाल में कुमाऊं में शरण लेने पहुंचा था। और शरण किसने दी? इसे पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, जो कि परमार राजवंश का शासक था। ठीक है, याद रखना आपको। अब पृथ्वीपति शाह परमार राजवंश का कौन से नंबर का शासक था? 47वें नंबर का यह परमार राजवंश का शासक था। ठीक है, महीपति शाह का के पुत्र के रूप में इसे जाना जाता है, और रानी कर्णावती इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? नाचिकेता ताल, अछरी ताल, चौराबाड़ी ताल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चौराबाड़ी ताल को दोस्तों क्या गांधी ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी की जो अस्थियां थी इसी ताल में प्रवाहित की गई थी। किसमें? चौराबाड़ी ताल में। और ये चौराबाड़ी ताल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है चौराबाड़ी चौराबाड़ी ताल। ठीक है, नाचिकेता ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्या? नाचिकेता ताल। ठीक है, अछरी ताल या आछरी ताल हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको चमोली भी देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है दोस्तों क्या? केदारनाथ वन्यजीव विहार। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। और केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और वनों से संबंधित टॉपिक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पार्क और जो हमारे ये वन्यजीव विहार है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो कि उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, किस जनपद में इसका प्रस्ताव आया था? चमोली और रुद्रप्रयाग, दोनों जनपदों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है दोस्तों? वह है मसूरी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1993 में होती है, और ये देहरादून में स्थित है। जबकि गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में इसकी स्थापना होती है, उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम वन्यजीव मतलब सबसे पहले किस वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी? मतलब अभी वर्तमान में सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? वह है गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, इससे पहले मोतीचूर था, जिसे बाद में राजाजी नेशनल पार्क में मिला दिया गया था। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग हेतु काफी प्रसिद्ध माना जाता है, और अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1986 में। और कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। वहीं सोना नदी वन्यजीव विहार जो है दोस्तों, वह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। आंसर हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न है, नंदा देवी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क हमारा कहाँ पे स्थित है? तो बताने की जरूरत दोस्तों होती नहीं है, नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे स्थित है? तो चमोली जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है। ठीक है, और ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1988 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध जनजाति मानी जाती है दोस्तों हमारी क्या? भोटिया जनजाति। इसे उत्तराखंड की सबसे साक्षर जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, और मध्य हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति या हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में भी भोटिया जनजाति को जाना जाता है। और उत्तराखंड की सबसे साक्षर जनजाति भी भोटिया जनजाति है, जो कि अपने ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, भोटियाओं की शाखा क्या है? सौका है। सर्वाधिक भोटिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है? पिथौरागढ़ जनपद में और निवास करती है। और इसी के साथ उत्तरकाशी और चमोली जनपद में भी हमारा भोटिया जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, गबर सिंह नेगी इससे संबंधित है? विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था कौन थे? गबर सिंह नेगी जी थे। 1915 में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस सम्मान किसे मिला था? वो मिला था दरबान सिंह नेगी को, और दूसरा मिला था किसे? गबर सिंह नेगी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौरी गंगा काली नदी से किस स्थान पे मिलती है? यानी कि गौरी गंगा और काली गंगा का संगम कहाँ पे होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो जौलजीबी नामक स्थान पे दोस्तों क्या होता है? हमारा गौरी गंगा और काली गंगा नदी का संगम होता है। और ये जौलजीबी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आपने गाना भी सुना होगा जौलजीबी का मेला। ठीक है, और 1914 में जौलजीबी मेले की शुरुआत होती है, अस्कोट के राजा के द्वारा यह शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जागर का अर्थ क्या होता है? समाज को जगाने वाले जागर या गीत, युद्ध गीत, मनोरंजन गीत, या फिर नृत्य गीत? तो जागर का अर्थ होता है समाज को जगाने वाले जागर या फिर गीत। ठीक है, और देवताओं की स्तुति में हमारे ये जागर गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 189 दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, कितना? 189, 189। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? तो गौरा देवी का संबंध दोस्तों क्या है? चिपको आंदोलन से। और गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन की प्रणेता महिला के रूप में भी गौरा देवी जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम पर स्थित है। क्या अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और विष्णुगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है।
कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी या कर्णगंगा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। देवप्रयाग से आगे हम इसे गंगा नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौतिक का अर्थ क्या होता है या कौतिक का अर्थ क्या होता है? उत्तराखंड में मेले, नृत्य, खाद्य उत्पाद या फिर आभूषण। तो उत्तराखंड में कौतिक या कौतिक का अर्थ होता है क्या? मेले। मेले, ठीक है। मेले को कौतिक या फिर कौतिक भी कहा जाता है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? 13% उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब रखा गया? तो 1 जनवरी सन 2007 को दोस्तों उत्तराखंड नाम रखा गया उत्तरांचल से परिवर्तित करके। कब? 1 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो इंद्रमणि बडौनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। किसे? इंद्रमणि बडौनी जी को, ठीक है। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? देवकीनंदन पांडे जी को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। गढ़वाल का गांधी किसे कहा जाता है? कहीं कहीं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी मिल जाएगा, कहीं कहीं जयानंद भारती मिल जाएगा। गढ़वाल का गांधी कहा जाता है। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है? तो गढ़ केसरी के नाम से उत्तराखंड में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। किसे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। और अगला हमारा प्रश्न है, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, चेस या फिर क्रिकेट। तो परिमार्जन नेगी का संबंध माना जाता है किससे? चेस से। चेस खेल से संबंधित है, यानी कि शतरंज, शतरंज से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपके हो गए 79 क्वेश्चन। और अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि होम रूल लीग की जो प्रथम शाखा थी गढ़वाल में कब स्थापित की गई और कहां पर स्थापित की गई? होम रूल लीग की प्रथम शाखा गढ़वाल में कब हुआ, कहां पर स्थापित की गई? तो ऑप्शन है आपके पौड़ी, कोटद्वार, चमोली, देहरादून, हरिद्वार। इन 5 स्थानों में से आपको बताना है कि जो हमारा होम रूल लीग थी, जो गढ़वाल में शाखा थी, वह कहां पर स्थापित की गई थी। तो ये दोस्तों आज के हमारे 80 क्वेश्चंस थे। आपको इन 80 क्वेश्चंस में से अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर रह रहा है। और ये जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे संबंधित टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। जो भी मैंने आपको आज ये प्रश्न करवाए हैं, तो इसी का हार्ड फॉर्मेट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये जो टॉपिक मैंने आज आपसे पूछे हुए हैं ना, इन्हीं टॉपिकों के इर्द गिर्द आपसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते रहे हैं। तो पैटर्न हर बार का एक सेम जैसा होता है, लेकिन जो प्रश्न पूछने की शैली होती है एग्जामिनर के द्वारा, वह परिवर्तित कर दी जाती है। तो शैली को समझिए। और इसी के साथ साथ में उत्तराखंड की बहुत सारी वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है दोस्तों, आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और अगर इसी के साथ अगर आप उत्तराखंड के प्रैक्टिस बेस से जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।